बहुत सारे लोग जो है जॉइंट पेन का शिकार होते हैं, स्पेशली नी पेन की वजह से उनको बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। कुछ बूढ़े लोग जो हैं वो कहते हैं जी हम हर एज में नी पेन की डिफरेंट वजूहात होती हैं। तो जैसे आपने बूढ़ों की बात की है, तो बूढ़ों में जो ज़्यादातर नी पेन होती है वो डीजनरेटिव होती है। जॉइंट का वियर एंड टियर, वजन पड़ पड़ के जोड़ के ऊपर और जोड़ इस्तेमाल हो के उसकी कार्टिलेज ख़राब होना। स्टीरॉयड इंजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि वो तो एक हिस्सा है इलाज का, लेकिन ड्यूली जुडिशियस। पीआरपी सेफ़ बहुत है और पीआरपी अच्छी थेरेपी है, लेकिन पीआरपी के कुछ लिमिटेशंस हैं कि एक तो पीआरपी थेरेपी का मसला ये है कि वो सिर्फ अर्ली ऑस्टियो। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर यार मर्डा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं QASF हेल्थ, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अमूमन बहुत सारे लोग जो है जॉइंट पेन का शिकार होते हैं, स्पेशली नी पेन की वजह से उनको बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। कुछ बूढ़े लोग जो हैं वो कहते हैं जी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए हमें झुका नहीं जाता, और उठते हैं तो उठा नहीं जाता। बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं नी पेन की वजह से। ये अब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुफियान चौधरी साहब, और ये काम कर रहे हैं न्याजी मेडिकल सेंटर और उसके साथ साथ अख्तर सईद क्लिनिक EMA में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, बूढ़ों में ज़्यादातर जॉइंट पेन, नी पेन स्पेशली बात करें तो ज़्यादा कॉमन पाया जा रहा है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि और ये जो डीजनरेटिव डिजीज़ होती हैं इसकी वजह से भी होता है, तो इसको आप क्या कहते हैं इस पर? देखें जी, नी पेन के मुख्तलिफ डिफरेंशियल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स, जिसमें से आई वुड क्लासीफाई दैम, मैं उनको कैटेगराइज करता हूँ एज की बेसिस पे। ठीक है। यानी कि हर एज में नी पेन की डिफरेंट वजूहात होती हैं। तो जैसे आपने बूढ़ों की बात की है, तो बूढ़ों में जो ज़्यादातर नी पेन होती है वो डीजनरेटिव होती है। डीजनरेटिव से मेरी मुराद ये है, आम ज़बान में अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ कि विद एज जॉइंट का वियर एंड टियर, वज़न पड़ पड़ के जोड़ के ऊपर और जोड़ इस्तेमाल हो के उसकी कार्टिलेज ख़राब होना शुरू हो जाती है, और इन द लॉन्ग रन उस जोड़ में सोजिश रहना शुरू हो जाती है। जोड़ की अपनी जो एक जॉइंट स्पेस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, बोन्स आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स चलना शुरू हो जाता है। ये है एज रिले। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं आम ज़बान में। ऑस्टियोआर्थराइटिस से मुराद ही जोड़ों की सोजिश है, जोड़ों का दर्द है। वैसे अदरवाइज़ नी पेन की और बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें से एक बहुत कॉमन रीज़न रोमेटाइड आर्थराइटिस है, जिसको गंठिया कहा जाता है। गंठिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिस डायग्नोज होता है। जिनको होता है उनका डायग्नोज नहीं होता, जिनको नहीं होता उनको कई लोग गंठिया समझ के ट्रीट करते रहते हैं। उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। डॉक्टर साहब, ये भी हम देखते हैं ना कि अक्सर जब ये कंडीशंस लोग देख रहे होते हैं तो उनको एक रिकमेंड किया जाता है स्टीरॉयड इंजेक्शन, तो वो आप क्या समझते हैं कि किस स्टेज में लगवाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे केसेस जो है वो कॉम्प्लिकेट होते हुए देखते हैं। बिल्कुल, स्टीरॉयड इंजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि वो तो एक हिस्सा है इलाज का, लेकिन ड्यूली जुडिशियसली। मिसाल के तौर पर इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्रेड 1 और 2 जो अर्ली चेंजेस हैं, मैं उसमें बिल्कुल भी स्टीरॉयड रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद ग्रेड 3 है और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन पेशेंट की पेन ज़्यादा है, तो सम सर्जन्स प्रेफर कि वो एक आधा इंजेक्शन लगा लें ताकि पेशेंट की सिम्टम्स बेहतर हो जाए। उसके बाद फिर वो पेशेंट को फिजियोथेरेपी और बाकी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट पे शिफ्ट कर दें। लेकिन जो लेट स्टेजेस हैं उनमें एक्चुअली रिकमेंडेड तो रिप्लेसमेंट है, लेकिन कई मरीज़ रिप्लेसमेंट अभी मतलब नहीं कराना ही नहीं चाहते सिरे से, या फिर कई मरीज़ ऐसे हैं जो रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं लेकिन कोई टाइम बाय करना चाहते हैं फाइनेंसेस के लिए या कोई और एक्टिविटीज़ के लिए। तो उनमें फॉर दैट टेम्परेरी मैनेजमेंट ऑफ टाइम स्टीरॉयड इंजेक्शन इज़ हेल्पफुल। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं होता, सेफ़ है, लेकिन इसमें आप ये समझ लें कि ये बीमारी का इलाज नहीं, ये एक टाइम बाय करने का तरीका है। यानी कि पेशेंट के को 3, 4, 6 महीने अच्छे गुजर जाते हैं, इंजेक्शन के बाद पेन फ्री गुजर जाते हैं। उससे अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है, हेल्पिंग है, तो वो क्या करते हैं फिजियो स्टार्ट कर देते हैं, अपना लाइफस्टाइल बेटर कर लेते हैं, तो हो सकता है उसको मज़ीद इंजेक्शंस की ज़रूरत ही ना पड़े। और जिसका बिल्कुल नी ख़राब हो चुका है, उसको इंजेक्शन लगाने का मकसद ये होता है कि इसके 3, 4, 6 महीने अच्छे गुजर जाएं, फिर उसके बाद दोबारा भी इंजेक्शन लगवा लें, नो इश्यूज़। क्योंकि वो मरीज़ होते हैं जिन्होंने चलना इंजेक्शंस पे होता है, अनटिल अनलेस दे गेट रिप्लेसमेंट, जब तक वो जोड़ चेंज नहीं करवा लेते अपना। सर, इस तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, एक PRP थेरेपी होती है, वो भी लोग करवा रहे होते हैं,
तो क्या समझते हैं वो सेफ़ है इस कंडीशन में? पीआरपी सेफ बहुत है और पीआरपी अच्छी थेरेपी है, लेकिन पीआरपी के कुछ लिमिटेशंस हैं कि एक तो पीआरपी थेरेपी का मसला ये है कि वो सिर्फ अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड्स के लिए अर्ली में है, यूज़ किया यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका घुटना ग्रेड 1 या 2 ख़राब है तो उसमें पीआरपी का रोल प्ले कर सकता है। लेकिन जब 3 और 4 वाली चेंजेस उसमें आ जाती हैं, जब घुटना इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि हड्डियाँ रगड़ खा खा के अब ख़त्म हो गई हैं, फिर उसमें पीआरपी का कोई इस्टेब्लिश्ड रोल नहीं है। दूसरा इसमें एक और भी बात है कि पीआरपी में एक्सपर्टीज़ ज़्यादा चाहिए होती हैं। मतलब कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रॉबेबली इंजेक्शन लगा सकता है, लेकिन हर ऑर्थोपेडिक सर्जन पीआरपी की सहूलत उसके पास नहीं है या उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो पीआरपी मैनेज करना भी थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन इसके रिजल्ट्स ग्रेड 1 और 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में बाकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा है। अच्छा, आपने बात की टोटल नी रिप्लेसमेंट की, टीकेआर की, तो बहुत सारे लोग ये घबरा रहे होते हैं जी, वो टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाते। थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये किस स्टेज में करवा लेना चाहिए और ये सेफ़ कितना है, क्योंकि इसके बारे से भी बहुत सारे लोग कंसर्न हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट दरअसल एक बड़ा प्रोसीजर है। बड़ा प्रोसीजर से मुराद ये है कि एक डिटेल्ड प्रोसीजर है, प्रॉपर एक ऑपरेशन है, इसकी तैयारी भी ज़्यादा होती है, इसमें पेशेंट सिलेक्शन भी ज़रूरी होती है कि किस पेशेंट का करना है किसका नहीं करना, नॉट ओनली नी को देखते हुए बल्कि बाकी मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए भी। यानी एक पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, मल्टीपल उसको और इश्यूज़ हैं, वो इतनी बड़ी सर्जरी बर्दाश्त कर सकता है नहीं कर सकता, ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट चॉइस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। यानी कि जिस मरीज़ का ऑस्टियोआर्थराइटिस 4th स्टेज पे है उसको उसका इलाज ही टोटल नी है। वो करवाए या ना करवाए, उसका हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बात की बात है। अच्छा, अब जब ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया तो हमें मेडिकली तो ये बात पता चल गई कि इस मरीज़ का टोटल नी होना चाहिए। अब टोटल नी जितनी जल्दी करा ले ऐसा मरीज़ उतना बेहतर है। उसमें 2 रीज़न्स हैं कि एक नी अगर ख़राब है और ज़्यादा अरसा नहीं करा सका तो दूसरा नी भी ख़राब हो जाएगा, इसका लोड भी इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से वो वाला उससे भी ज़्यादा जल्दी ख़राब ये लोग सवाल कर रहे होते हैं जी, एक नी हमने रिप्लेस की है तो क्या हमें दूसरा भी चेंज करवाना पड़ेगा? टिपिकली, बल्कि मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के अपने पेशेंट्स की टिपिकल हिस्ट्री बताता हूँ कि वो आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले मेरे राइट घुटने में दर्द शुरू हुई, मैंने 2-3 महीने दर्द बर्दाश्त की, दवाई ली, उसके बाद राइट में ठीक हो गई, अब लेफ्ट में जाए। उसकी रीज़न ये है कि वो राइट को ऑफ लोड करके लेफ्ट को लोड कर रहा है, तो लेफ्ट को जब वो लोड करेगा तो उसका लेफ्ट नी राइट से भी ज़्यादा जल्दी वियर एंड टियर में चला जाएगा। तो इसलिए जब एक नी ख़राब हो जाए तो एज सून एज पॉसिबल उसको रिप्लेस करा लेना चाहिए। और इसमें एक फैक्टर तो नीज़ का था, दूसरा फैक्टर मेडिकल कंडीशंस का है। एक मरीज़ है, उसकी उम्र 55 साल है, उसको बहुत ज़्यादा शुगर नहीं है या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है या बहुत ज़्यादा उसकी मेडिकल कोमॉर्बिड्स नहीं है। अगर यही पेशेंट हमारे पास अगेन 65 पे आएगा तो उसको मल्टीपल कोमॉर्बिड्स ऐड ऑन हो चुके होंगे, तो उसकी सर्जरी बाय द टाइम डिफ़िकल्ट होती जाती है। तो एज सून एज ही कैन गेट सर्जरी ही विल बी फाइन एंड ओके, मेडिकली भी प्लस नीज़ के यानी कि ऑर्थोपेडिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेशंस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन कंडीशंस से जब गुजर रहे होते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो रहा जाता है, पेन वर्स होना शुरू हो जाती है, फिर वो ज़्यादा लॉन्ग चल भी नहीं पाते या वो उनको फिर बेड रेस्ट की तरफ भेज दिया जाता है। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। इसमें जहाँ तक टोटल नी रिप्लेसमेंट कंसर्न है, सर्जन का काम, अगर सर्जन की अच्छी एक्सपर्टीज़ है और अगर सर्जन अच्छा इम्प्लांट यूज़ करता है तो सर्जन का काम विद इन 2 मंथ्स ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आगे सारा काम पेशेंट का है, और पेशेंट से भी ज़्यादा यहाँ पे मैं एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा फिजियोथेरेपी का रोल। इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई है, जॉइंट भी नया है, पट्टे भी काफ़ी अरसा काम नहीं कर रहे, पहले भी बीमार था उस वजह से भी पट्टे वीक थे, तो इस वजह से आइडियली, तो वैसे दुनिया में आइडियली तो ये होता है कि बिफोर सर्जरी ही पहले फिजियो के सेशंस करके और पहले उसको नी को इस काबिल बनाया जाता है कि जिस दिन रिप्लेसमेंट हो उस दिन इतने अच्छे पट्टे हों ताकि पेशेंट उसी दिन वॉक करना शुरू कर सके। और इवन हम सर्जन अपने पेशेंट को अगले दिन वॉक करा के ही भेजते हैं आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट। लेकिन उसमें वॉक ना करने के जो फैक्टर्स हैं या बाद में कॉम्प्लिकेशन के जो फैक्टर्स हैं वो नी रिलेटेड या ऑपरेशन रिलेटेड तो कम होते हैं, वो ज़्यादातर फिजियो रिलेटेड होते हैं, पट्टे वीक होते हैं, जॉइंट की मूवमेंट पूरी नहीं होती और पेशेंट इस नी पे भी उसी तरह डर रहा होता है जिस तरह अपने पिछले नी पे डर रहा था। तो दैट इज़ वाई उसका कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हुआ होता। कुछ हमारे इलाकों में, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि पेशेंट का उतना क्लोज फॉलोअप नहीं होता अपने सर्जन के साथ, अपने फिजियोथेरापिस्ट के साथ। इस वजह से भी वो लोग क्या करते हैं, वो डरते हुए आते नहीं है या आ नहीं पाते, तो वो स्टिफ होता जाता है। जब वो स्टिफ हो जाता है तो फिर उसके बाद वो पेशेंट की मसाइल पहले से भी शायद ज़्यादा बढ़ जाते हो। एज़ फार एज टोटल नी सर्जरी इट सेल्फ इज़ कंसर्न, ऑल्दो बड़ी सर्जरी है और एक मेजर सर्जरी है, लेकिन
बहुत ज़्यादा रिस्की सर्जरी नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट 3 to 4% से ज़्यादा नहीं है। 96-97% सक्सेस रेट है, जिनमें से मतलब जो 3-4% कॉम्प्लिकेशन है, 1% इन्फेक्शन है, 1% के करीब डीवीटी रिलेटेड यानी कि खून की नालियों में जो ब्लड वगैरह बाज़ लोगों का जम जाता है वो है, और 1% एनेस्थीसिया रिलेटेड है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा नी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस टोटल नी की है नहीं। सिर्फ ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, ऑपरेशन के बाद मरीज़ लेटा रहे, कोई काम ना करे, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करे, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग ना करे, तो फिर वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सुफियान चौधरी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। हमें कीमती आरा से आगाह कर रहे थे कि हम नी पेन से कैसे बच सकते हैं, और अगर कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं तो किन किन प्रोसीजर से हम खुद को हेल्दी और सेफ़ रख सकते हैं। PRP थेरेपी पे बात की हमने, TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात की कि उसको किस तरह से सेफ़ बनाया जा सकता है, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ हम कैसे जाने से बच सकते हैं, और फिजियोथेरेपी का इसमें कितना अहम रोल होता है। तो आज का सेगमेंट उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।